नमस्कार। न्यूज़वार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन की, जहां पीएम मोदी 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं दौरे पर तकरार। पीएम का छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर महासंग्राम, आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस का सवाल, 4 साल में क्यों नहीं आए पीएम? बीजेपी का जवाब, पीएम जब भी आते हैं देते हैं सौगात। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। वहीं मंत्री लखमा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बीजेपी को जीत दिलाने नहीं, हराने के लिए आ रहे हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में आना ही चाहिए, लेकिन 4 साल क्यों नहीं आए? 4 साल में छत्तीसगढ़ हमारे देश का हिस्सा है। 4 साल पहले आकर विकास की बात करते, फैक्ट्री खोलने की बात करते, रोजगार देने की बात करते। ये चुनाव वाले प्रधानमंत्री हैं, विकास वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री आते हैं, सिर्फ धर्मांतरण की बात करते हैं, विकास की बात बताने वाले धर्मांतरण की बात करते हैं। कांग्रेसी ऐसा काम नहीं करते। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको छत्तीसगढ़ में आना ही चाहिए, लेकिन ये 4 साल क्यों नहीं आया? यहाँ के लोग पूछेंगे। 4 साल में छत्तीसगढ़ हमारे देश का हिस्सा है, या 4 साल पहले यहाँ विकास का बात करते, सड़क का बात करते, या फैक्ट्री खोलने का बात करते, यहाँ के लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार देने का बात करते। ये 4 साल गायब थे। छत्तीसगढ़ हमारे अंडर में नहीं है। आज चुनाव के माहौल में आकर ये प्रधानमंत्री, ये चुनाव वाला प्रधानमंत्री है, देश का विकास का प्रधानमंत्री नहीं है। इसको छीद हो रहा है और सारे मंत्री आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि मतदाता जागरूक हैं। पीएम मोदी अपनी पार्टी के लिए यहाँ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लगाव होता तो वे यहाँ 1-2 बार आ गए होते। चुनाव के समय आएंगे तो हर कोई यही समझेगा। इसीलिए वो प्रभाव कम पड़ते हैं कि मतदाता हैं, वो भी जागरूक हैं, वो भी समझते हैं ये जो कुछ हो रहा है हमारे लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो अपने पार्टी के चुनाव की संभावना को बल देने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अगर लगाव रहता, एक लिंक बनता, वो एक भावनात्मक चाहे आत्मीय लिंक छत्तीसगढ़ से बनाते, तो कम से कम हर साल तो 1 बार आते, हर साल 2 बार नहीं तो हर साल 1 बार तो आते कम से कम। लेकिन एकदम से चुनाव के समय आप आओगे तो हर आदमी समझता है कि ये तो। नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर टीएस सिंहदेव की कटाक्ष पर बयान देते हुए कहा कि जिस छत्तीसगढ़ के बात कांग्रेस पार्टी वाले कर रहे हैं, उस छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया है। जब 3 राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, तब छत्तीसगढ़ के वासियों को बिना संघर्ष के एक नया राज्य मिला। बाबा को और पूरी कांग्रेस को, पार्टी को, जन जन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का धन्यवाद करना चाहिए। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ वासियों को कोई नई सौगात देकर जाते हैं। पीएम जब दंतेवाड़ा आए थे, तब एजुकेशन सिटी का अवलोकन किया, रायपुर में जंगल सफारी के निर्माण का आदेश दिया और 104 वर्षीय कुंवरबाई, जिन्होंने शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरी को बेच दिया, उसके पांव छुए। किसी भी इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किसी औरत के पांव नहीं छुए। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इन 9 साल में जब जब मोदी जी छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ को कोई न कोई बड़ी सौगात देकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सुदूर बस्तर में दंतेवाड़ा जिले का दौरा किया, वहां पर उन्होंने एजुकेशन सिटी का अवलोकन किया। बीजापुर के जांगरा में आयुष्मान भारत योजना के ऐप को उन्होंने लॉन्च किया। जगदलपुर में
हवाई सेवा का शुभारंभ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ है। पीएम मोदी 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं। ऐसे में राजनीति गर्म है। बीजेपी इस दौरे को लेकर उत्साहित है तो कांग्रेस इस दौरे को चुनावी दौरा बता रही है, जिसका असर आम जनता पर नहीं होने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में पीएम का ये दौरा क्या गुल खिलाता है। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के रायपुर आएंगे और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। सौरभ जागृत, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अंशुल मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नारायण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अंशुल मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करेंगे और पहला सवाल यही करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों लगता है कि ये प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा है। हालांकि जब भी वो आए हैं यहाँ कुछ न कुछ सौगात दिए हैं। जी, मैं आपको बता देता हूं, ऐसा लगता नहीं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है आप, और अच्छी तरीके से पहुंच रही है। जी, मैं आपको बता देता हूं कि ये चुनावी दौरा है। ऐसा क्यों लगता है? एक्चुअल में ये चुनावी दौरा है, इसलिए ऐसा लगता नहीं है। ये चुनावी दौरा ही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ राज्य आ रहे हैं, हमारे पहुना है, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सबसे पहले तो हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। और दूसरी चीज, इस बात की उम्मीद करते हैं कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने क्या कहा और क्या किया, इस बात को खुले मंच पर ये जनता जनार्दन को अवश्य बताएंगे। पिछली बार मोदी जी आए थे महोदय छत्तीसगढ़ की जनता के पास, और वहां पर एक महिला को उठाकर यह पूछा गया था कि क्या आपकी आय दुगनी हुई कि नहीं हुई। तो उस महिला ने यह कहा था कैमरा स्क्रीन पर कि जी हाँ, मेरी आय दुगनी हुई। और जब सक्षम रिपोर्टर उस महिला के पास पिछले 3 दिन बाद पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी आए थे, मुझसे ये कहने बोला गया था मेरी कोई आय दुगनी नहीं हुई। इस प्रकार की जो मनुवाद की राजनीति है, कम से कम मोदी जी इस बार तो नहीं कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के अभिन्न हिस्सा हैं। और दूसरी बात, 2 करोड़ प्रति वर्ष को लेकर उन्होंने रोजगार को लेकर जो कहा था, उसमें छत्तीसगढ़ को उन्होंने क्या दिया वह बात करना चाहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उम्मीद तो मैं ऐसी भी करता हूं कि जीएसटी क्षतिपूर्ति का जो पैसा आज तक लामबंद पड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ को, उसका हक नहीं मिला है, वह भी उसकी भी घोषणा कर जाएंगे। और उम्मीद तो मैं इस बात की भी करता हूं कि कोल रॉयल्टी का जो पैसा 6,500 करोड़ से चलिए, अंशुल मिश्रा जी से हमारा संपर्क टूट गया है तो हम सौरभ जागृत जी के पास जाएंगे और सौरभ जागृत जी से सवाल करेंगे कि सौरभ जागृत जी, जैसा कि अंशुल मिश्रा जी ने तो एक पूरी लिस्ट ही गिना दी कि इस बार आएंगे तो उनसे ये उम्मीदें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, जो ये दौरा 7 जुलाई को आ रहे हैं रायपुर, इसको बीजेपी क्या मानती है? चुनावी दौरा मानती है या नहीं? क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसे माना जा सकता है। जी, आप हेडफोन निकाल दीजिए, आपकी आवाज आ नहीं रही है। अगर जो आपने हेडफोन लगा रखा है तो उसे निकाल दीजिए। जी, फोन से जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका देश में विकास करने का काम है। और जो 9 साल उनके सेवा सुशासन गरीब कल्याण के, उस पर जो काम हुआ है वो बताने आ रहे हैं। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ सौगात लेके आए हैं, परंतु वहीं जब भी कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में आती है तो लूटने आती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले बार 21 फरवरी 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, अर्बन मिशन योजना का शुभारंभ किया था डोंगरगढ़।
उसके बाद वह 1 नवंबर 2016 में आए छत्तीसगढ़ रायपुर में, राजधानी में। उन्होंने जंगल सफारी का लोकार्पण किया। उसके बाद उन्होंने 14 अप्रैल 2018 में फिर आए, बीजापुर में आयुष्मान भारत का ऐप लॉन्च किया। उसके बाद 2018 जून में फिर आए और बीएसपी की आधुनिक काम पे लोकार्पण किया और चर्चा की। रायपुर से जगदलपुर हवाई सेवा चालू की। उसके बाद IIT भिलाई चालू की। मेरे कहने का मतलब है, तमाम जब वो छत्तीसगढ़ दौरे पे आए हैं, सभी प्रकार के सौगात, विकास कार्य काम करने के लिए छत्तीसगढ़ को सौगात दिया है। और इस बार भी वो आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छी सौगात देके जाएंगे। और उन्होंने जो 9 साल में काम किया है, देश को पूरे में गर्वान्वित करने का काम किया है, गर्व प्रदान करने का काम किया है, उसी प्रकार वो छत्तीसगढ़ में आज जब उनका दौरा हो रहा है तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं के एक लाइन में आप बता दीजिए ना सर, उत्तर एक लाइन में बता दीजिए कि इसे चुनावी दौरा बीजेपी मानती है या नहीं? करना चाहिए। नहीं, एक लाइन में बताइए ना आप कि इसे चुनावी दौरा बीजेपी मानती है कि नहीं? नहीं, देखिए, ये कोई चुनावी दौरा नहीं है। प्रधानमंत्री जी का 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण का ये दौरा। ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ नारायण शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना बारी बारी से, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा चुनावी दौरा ही है, और हमारे बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि ये चुनावी दौरा नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, आ रहे हैं, कुछ सौगात दे करके जाएंगे। वास्तव में है क्या? देखिए, ये चुनावी वर्ष है देवेंद्र जी, तो चुनावी दौरा इसे समझा जा सकता है, लेकिन चुनावी दौरे असल में तब माने जाएंगे जब अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव के लिए। अभी उनके 9 वर्ष पूरे हुए हैं कार्यकाल के, तो ये 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने आ रहे हैं। अभी तक जो भी चर्चाएं होती हैं, जहां जहां ये दौरे पे जा रहे हैं, वहां पर चर्चा सबसे ज्यादा 9 साल की उपलब्धियों पे की जा रही है। लेकिन चूंकि चुनावी वर्ष है तो उसको चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता है। हमारा सवाल ये भी है कि अगर राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक दौरे अगर हो रहे हैं तो इसे चुनावी दौरा मानने में हर्ज क्या है? कोई नुकसान तो है नहीं, कोई हर्ज नहीं, ये चोरी तो है नहीं, हर्ज नहीं है जी। तो अंशुल मिश्रा जी, अगर इसे चुनावी दौरा ही मान लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, चुनावी दौरे पर ही आ रहे हैं, तो उसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? सभी पार्टियां हैं, अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार करती हैं, अपनी अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करती हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अगर चुनावी दौरा ही मान लें तो सौगात देके ही जाएंगे, छत्तीसगढ़ को कुछ ना कुछ देके ही जाएंगे। आपने जो डिमांड की लिस्ट की है कि हमें उम्मीद है इसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, बड़ी लंबी फहरिस्त आप बता रहे थे, हालांकि तब तक आपका संपर्क टूट गया। तो दिक्कत क्या है? आप भी रख दीजिए उनके सामने कि आपने ये कहा था। अब इस पे आपकी क्या राय है? महोदय, सर्वप्रथम तो मैंने उनका स्वागत किया होने के नाते कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ की स्वागत पर अभी मैं स्वागत करता हूँ। और मैंने यह कहा कि चुनाव दौरे के लिए ही आ रहे हैं, ये भी मैंने कहा। लेकिन समस्या उत्पन्न कहाँ हो जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की देवभूमि में आ रहे हैं, शांत टापू है, छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी भोली और समझदार है। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो बड़ी आस और उम्मीद होती है। नहीं, भोली और समझदार भी कह रहे हैं आप, दो बातें हो गई। भोली जनता को भुलाया जा सकता है, भुलावा दिया जा सकता है, लेकिन समझदार जनता को भुलावा नहीं दिया जा सकता। तो आप हमें यह बताइए कि आप जनता को क्या समझ रहे हैं, भोली और या समझदार? वही मैं आपको कह रहा हूँ कि संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता की तासीर देख लेंगे तो या तो आपको भोली समझ में आएगी जी, या तो फिर वह आपको समझदार समझ में।
लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जनता में थोड़ा सा अंतर होता है। वह होती है जो बोली भी होती है और वह बड़ी तासीर उसकी जो होती है वो समझदारी का परिचय अवश्य देती है। मैंने बता दिया कि एक किसान ने मोदी जी के वोट को कैसे पकड़ लिया था, ये आपको अभी मैंने पहले वक्तव्य में बताया। और 9 वर्ष के कार्यों को लेकर वो अगर आ रहे हैं तो मैं तो ये स्वागत योग्य है। फिर मैं नई उम्मीद जगा सकता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्होंने नोटबंदी करी थी के बारे में बताएंगे कि कितना अच्छा हो गया देश के लिए नोट। इन्होंने जो काला धन बात कही थी वो कितने प्रतिशत आया, कितने प्रतिशत नहीं आया। इन्होंने जो 15 लाख रुपए लाने कहा था, कितने नागरिकों को इन्होंने दे दिया। तो बहुत सारी महंगाई कम करके 100 बात करने को कही थी, वो 100वां दिन कब आएगा। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी महोदय मोदी जी ने। तो छत्तीसगढ़ तो किसान प्रधान राज्य है, इतने किसानों की आय दुगनी होगी का तैयार करके आ जाएंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं तो भूपेश बघेल जो है, माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल जी हैं जो सीएम छत्तीसगढ़, वो तो किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं ना। अगर प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगनी कर देंगे तो उसका सबसे क्या है जी। किसानों की आय अकेले छत्तीसगढ़ की दुगनी नहीं करना, हम तो ये चाहते हैं कि संपूर्ण देश के किसानों की आय दुगनी होना चाहिए। नहीं, भूपेश बघेल जी तो कर दिए हैं ना, किसानों को सुख समृद्धि की ओर। किसान पुत्र भूपेश बघेल जी ने जो कहा है वो कर दिखाया है। 2500 रुपए समर्थन मूल्य आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में भूतों ने भविष्य की धान का समर्थन मूल्य से ऊपर अगर किसी कहीं मिल रहा है तो पूरे इकलौते राज्य छत्तीसगढ़ में मिलता है साहब। एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि पूरे विश्व में और पूरे देश में ज्यादा खुशहाल कोई है तो वो छत्तीसगढ़ में किसान है साहब। ठीक है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन मोदी जी ने क्या किया 9 वर्ष में, क्या किया ये हम देखना चाहते हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की रॉयल्टी का जो पैसा है 6000 करोड़ रुपए क्या वो लेकर आ रहे हैं क्या? वो महंगाई का 100वां दिन वो हमको बता रहे हैं क्या? वो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में डालने की बात करने आ रहे हैं क्या? 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात करने युवाओं को लेकर वो आ रहे हैं क्या? तो इस स्वागत है। जो उन्होंने काले धन की बात कही थी ठीक बढ़ चुका है। तो देर किस बात की, बीजेपी प्रवक्ता तो हमारे साथ ही हैं, सौरभ जागृत जी जवाब दे देंगे। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। देखिए, आप जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ में दौरा हो रहा है, तमाम है जो छत्तीसगढ़ को दी गई है, चाहे वो शब्द नहीं आ रहे सर बीजेपी की सुन लीजिए जी, आप जारी रखिए भाई साहब। उसके बाद बोलिएगा, भैया से हटिएगा भी कि दाने दाने पे धान खरीदी हुआ है। उसके बाद 51 करोड़ रुपए से अधिक का मद छत्तीसगढ़ राज्य को मिला। 4 लाख मैट्रिक टन यूरिया खरीदा गया है। उसके बाद जो राजीव गांधी जी 1 रुपए केंद्र से भेजा जाता है, जमीन पर 5 पैसा जमीन किसानों को मिलता है। कर हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाया, जो केंद्र की योजना थी, किसानों को सीधा खातों पर पैसा गया। उस तरह की प्रणाली पूरे देश में लाई गई और उसमें छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिला। उसके बाद 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण हुआ। रावाघाट से लेके जगदलपुर तक 2000 करोड़ के लगभग 140 किलोमीटर की रेलवे लाइन स्वीकृति हुई। ये तमाम बिंदुआ छत्तीसगढ़ सर की मुख्य उपलब्धि जो है, ये सारे विकास काम हुए, ये विकास के कार्य हुए, ये स्वीकार है। हाँ, लेकिन जो अंशुल मिश्रा जी ने सवाल किया है उसमें क्या हुआ है, उसका भी तो जवाब दे दीजिए। देखिए, मेरा कहना तात्पर्य ये है साफ कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल पहले ये घोषणा की कि तमाम बिंदुओं में हम अपनी सरकार आएगी तो तमाम बिंदुओं को माफ किया जाएगा, इनके तमाम नेता गंगा जल को हाथ में लेके ये कसम खाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये माफ कर देंगे। उल्टा इन्होंने होम डिलीवरी चालू कर दी, युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, आज तक किया नहीं। उसके बाद इनके पेट में दर्द ये हो रहा है कि जितने भी मंत्री आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे केंद्र के मंत्री हों, उन्होंने जो काम किया है वो अपना काम तो बताने निचले स्तर पर आ रहे हैं, जो कि
विपक्ष में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री आज तक नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं और वो जनता की सेवा करना जानते हैं। जी ठीक है। तो ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, मुझे आप बता दें। ठीक है। बेरोजगारी के मुद्दे पर, यानी कि युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ में वायदा किया और केंद्र में बीजेपी ने वायदा किया। नारायण शर्मा जी, हम आप से जानना चाहते हैं कि क्या दोनों पार्टियों ने युवाओं को छला है? कि युवाओं को तो दोनों पार्टियों ने छला है। रोजगार तो पूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं करा पाई है दोनों ही पार्टियां। आज भी बेरोजगारों की एक लंबी फहरिस्त लगी हुई है। तो रोजगार के मामले में ही नहीं, जो अभी सर्विस में हैं, वो लोग भी अपनी डिमांडों को लेकर रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में खास तौर से। जी, आए दिन कर्मचारी संघ के लोग धरना प्रदर्शन करने पे उतारू रहते हैं। यानी कि जो कर्मचारी हैं उनमें भी असंतोष है। अंशुल मिश्रा जी, अंशुल मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बड़ी उम्दा बात निकल कर आई है महोदय। अकेले कर्मचारी संघ ने हमारा आंदोलन नहीं किया है महोदय। पिछले 4.5 वर्षों का अगर हमारे कर्मों और कार्यों को उठाकर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के हर एक वर्ग ने हमारे खिलाफ में आंदोलन किया है साहब। और आंदोलन जैसे ही किया और उनके काम पूरे होते हुए नजर आए, शख्सियत में मैं यह समझता हूँ कि आंदोलन करना अति अनिवार्य है, उनका जो अधिकार है और जो उन्होंने कहा है और हमने किया है वो करके दिखाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। यानी कि बिना आंदोलन के, जैसे कि बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ दूध पिलाएगी नहीं, ये इस सिद्धांत पर चल रही है छत्तीसगढ़ सरकार। नहीं, ये सिद्धांत पर नहीं। अगले वक्तव्य में इस बात को पेश कर कि पुरानी पेंशन को बहाल करने योजना अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले को लाया था तो छत्तीसगढ़ राज्य लाया। 5 दिन वर्किंग और 2 दिन छुट्टी का प्रावधान राज्य लाया था तो छत्तीसगढ़ राज्य लाया। ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़े मार्ग है। और आपने ये कहा नारायण कि युवा जो है वो बेरोजगार है। युवा बेरोजगार तो है। सीआईएम का डाटा यह कहता है कि 1.6% पर छत्तीसगढ़ लाइव करता है। इसके इतर पूरा हिंदुस्तान 7.9 बेरोजगारी की दर पर लाइव कर रहा है। तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। और 45 वर्षों में सबसे ज्यादा चरम बेरोजगारी जो है वो अकेले छत्तीसगढ़ की हिंदुस्तान में। और तीसरी बात, हम तो ये कहते हैं कि सीआईएम की डाटा पे हम भी नहीं चाहते कि हमें भरोसा करना, लेकिन हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ प्रवक्ता से और संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व से कि पिछले 9 वर्षों में बेरोजगारी का डाटा जो है वो आज तक स्पष्ट नहीं किया गया। संसद भवन जैसे हमारा संविधान का नियम होता था कि हर वर्ष बेरोजगारी का डाटा जो होता था जनता जनार्दन के समझ आता था और पर भी आता था, मीडिया पर भी आता था। 9 वर्ष में आप तो वरिष्ठ है, 9 वर्ष में आपके पास एक बार बेरोजगारी का डाटा आया कि जो डाटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो कारण नहीं, क्यों नहीं आया कारण बताने के लिए सौरभ जागृत जी हैं, बताएंगे। सौरभ जागृत जी ने, मैं वही कह रहा हूँ, यदि क्यों नहीं आया डाटा तो भैया इनको केंद्र से डाटा मंगवाना चाहिए ना। इनके तो आज भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, बैठे हैं, डाटा मंगाते केंद्र से, डाटा दे दिया जाता। दूसरी बात, यदि युवाओं की बात की जाए तो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था जो आज तक मिला नहीं। इसके बाद महिला समूह का कर्ज माफ करने का जो बात किया गया था वो आज तक किया नहीं गया। इसके बाद रेडी टू ईट का संचालन करने के लिए 22,000 महिलाओं को नौकरी देने का जो बात किया था, उन महिलाओं के साथ छल करने वाली कांग्रेस सरकार यदि केंद्र से डाटा मांगेगी तो भैया पहले आप अपने कार्यकलाप है उसका डेटा जनता को दे दीजिए, उसके बाद आप केंद्र से डेटा मांगिएगा। केंद्र से डाटा संविधान मान रही है, केंद्र का अधिनियम है, केंद्र की जिम्मेदारी है साहब। ये पुराना संविधान है, ये आरएसएस की। मैं वही कह रहा हूँ, वैसे भूपेश बघेल जी कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है कि
भूतदार माता बहनों को पेंशन जो नहीं मिल रहा वो पेंशन दे, दैनिक वैदिक नरेंद्र मोदी जी आंगनबाड़ियों को तो किसानी लोग को नहीं मिल रहा है पैसा, वो उनको पहुंचा दे। भाजपा के सबसे बड़े नेता है, बस कांग्रेस के साथ नहीं मिल रहा वो काम कर दे, लेकिन हमारे हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी हो चाहे केंद्र के मंत्री हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नारायण शर्मा जी हम आपके पास आते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में और भी तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो भी कर्मचारी हैं उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है कि हमारा राज्य है विकास की ओर अग्रसर है और एक नई क्रांति हमने लिखा है कृषि के क्षेत्र में गौठानों के द्वारा। वास्तव में क्या अगर जो पूरे देश के राज्यों से इसकी तुलना की जाए तो क्या वास्तव में जो छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है उसका विकास हुआ है? देखिए, विकास के मापदंड पे अगर जाते हैं तो एक बजट होता है और वो बजट इस्तेमाल हर साल होता है। उसके अनुसार कहीं थोड़ी सी सड़क बन जाती है, कहीं लाइट लग जाती है, कहीं नालियां बन जाती हैं, कहीं ये इनका जो है गोठान उठान बन जाती हैं। लेकिन अगर धरातल पे जाकर हम देखते हैं तो गोठानों की भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। आए आज भी सड़कों पर दिखाई देंगी आपको, आए दिन यातायात बाधित होता रहता है ना। लेकिन अच्छा प्रयास है, गोठान के माध्यम से अगर गाय पहुंच जाए वहां पर तो अच्छी बात है। ठीक है जी। अंशुल मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी देर से आप जी जल्दी से। की बात निकल कर आई महोदय, तो हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। भारत में बात स्पष्ट करता हूँ, हमने गाय के लिए गौठान है ना जेल बनाई। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस बात की उम्मीद करता है कि 24 घंटे गाय सिर्फ गौठान में रहे तो ये होना असंभव है और हम भी यह नहीं चाहते। जिस मौसम में आज हम और आप खड़े हैं महोदय, उस मौसम में ये गाय का चरने का समय है। अगर गौठान बना भी हुआ है तो गाय चरने जाएगी। जितना अधिकार मेरा इस हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ की देवभूमि पर है, उतना ही अधिकार मेरी गाँव माता का भी है। यह कांग्रेस समझती है साहब। एक बात आपने कहा कि गौठान हमने 10,000 गौठान का रखा हुआ था, लेकिन यह डाटा प्रस्तुत है कि हमने 8,500 गौठान आज पूर्ण कर दिए हैं और 1700 गौठान का काम चालू जो आने वाले पूर्ण हो जाएगा। और तीसरी बात यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस योजना नारायण शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमको नए पुरुष। ठीक है, नारायण शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नारायण शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नारायण शर्मा जी जी। मैं अंशुल मिश्रा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये 10,000 गौठानों में कितनी गायों की संख्या है जी? और गाय अगर गौठान में नहीं रहेगी तो रोड पर भी नहीं रहनी चाहिए। रोका छेका जैसी भी एक योजना रहती है जिसमें रोड पर और बाहर आवारा गाय नहीं घूमनी चाहिए, खेतों में गाय नहीं दौड़नी चाहिए जी। आप जरा बताएं मुझे कि कितनी गाय है आपके 10,000 गौठानों में? ये जिन्विन प्रश्न है, जिन्विन प्रश्न है अंशुल मिश्रा जी। अगर जो आप 10,000 गौठानों की बात कर रहे हैं तो उसमें कितनी गायें हैं, संख्या भी जानकारी होनी चाहिए सर दर्शकों को, आप बताइए। मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहला प्रश्न आया है, इन्होंने ये कहा कि रोड पर भी नहीं होना चाहिए, इसमें मेरा समर्थन है। खेत में नहीं होना चाहिए, इस बात में मेरा समर्थन। मैं भी किसान पुत्र हूँ महोदय, मुझे पता है गाय को कहाँ रोका छेका कैसे किया जाता है, जाती है। और दूसरा प्रश्न आपने ये निकल खेती का समय आ गया है अंशुल मिश्रा जी, खेती का समय आ गया है। खेत में गाय जाएगी तो रोपा कब होगा जी? धान की रोपाई कब होगी? धान की रोपाई कब होगी अगर जो गाय खेत में जाएगी तो? वही तो मैं कह रहा हूँ, सही तो मैं वही बात को मैं नहीं, तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि गाय अब गाय चरने का समय आ गया है। ऐसा अब जो बारिश का समय है, गायों के चरने का समय आ गया, खेतों में जाकर के चल रहा है, जाने वाला है। अरे सर बात यह है ना, सुनिए बात यह है अंशुल मिश्रा जी कि अगर जो गाय चरने भी जाएंगी तो शाम को गौठान में आएंगी कि नहीं आएंगी? उनकी संख्या है ना, बिना संख्या के तो चरने नहीं जाएंगी ना।
संख्या तो बता दो। गाय गौठान आती है, 56,390 गांवों को संरक्षित करने का काम अगर किसने किया है तो वह कांग्रेस की सरकार ने किया है सर। ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ये अलग मुद्दा है, गौठानों पर हम अलग से विषय रख लेंगे और इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को आ रहे हैं। अगर कांग्रेस को कुछ बात कहनी है तो उनसे लेटर के माध्यम से कर सकते हैं, जाकर मिल सकते हैं कि आपने ये नहीं किया, आप कीजिए। ऐसा करेंगे क्या? बहुत सही बात, बहुत सही बात। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि पत्रकार जल्दी से सर, हमारे पास समय नहीं है। पिछले 4.5 वर्षों में अब जितना कांग्रेस ने पत्राचार किया है, मैं ये समझता हूँ किसी ने नहीं किया। और टोल रॉयल्टी को लेकर 19 पत्र लिख चुके हैं सर। हम भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहे हैं। छोड़िए जो भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने ये वादे किए थे, उन्होंने पूरे नहीं किए। छत्तीसगढ़ को क्या देने वाले हैं, बेरोजगारों को क्या रोजगार देने वाले हैं, ये सारी जो लिस्ट आपकी तैयार है, क्या लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे? चलिए यही बात मैंने भ्रष्टाचार का शब्द नहीं आया, बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। हमने यह कहा कि जो पत्राचार की बात आप कर रहे हैं, जो लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, वह लिस्ट कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय और आदरणीय प्रधानमंत्री के पास जा चुकी है। एक बात। दूसरी बात, सबसे अच्छा माध्यम मैं समझता हूँ इस चुनावी मौसम में, सबसे अच्छा माध्यम लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ होता है। हम पूरे भरोसे के साथ यहाँ पर बैठे कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आएंगे और कुछ न कुछ बताएंगे। अगर वह मान लो जनता की उम्मीदों पर वह प्रधानमंत्री जी खड़े नहीं होते तो मैं वादे और दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आप जैसे जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को भी बताएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बताएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब सारा काम मीडिया करे, विपक्ष जी सारा काम मीडिया करे, और आप क्या करेंगे? सर ये हम जो कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पटल पर अगर हम बात रख रहे हैं तो क्या गलत नहीं? मीडिया के पटल पे भी रखिए, मीडिया के पटल पे भी रखिए, और जिनसे कहना है उनको भी जगाइए। आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है, कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है जी। सौरभ जागृत जी, अगर कोई इस तरह की बातें, शिकायतें सामने आती हैं तो क्या बीजेपी या बीजेपी केंद्र की सरकार उस पर अमल करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो जब भी भूपेश बघेल जी चाहे गृह मंत्री से मिलने जाए, चाहे प्रधानमंत्री से मिलने जाए, अपने स्वार्थ की बात करने जाते हैं। उनको यदि डेटा मांगना है तो लिस्ट बनाए और प्रधानमंत्री, मतलब स्वार्थ की क्या बात है? वो कहते हैं कि हमारा आके घर बनवा दीजिए। नहीं, वो आपसे मिलने जाते हैं, नहीं अमित शाह से मिलने जाते हैं और प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो क्या कहते हैं? अपने स्वार्थ के लिए मिलने जाते हैं कि हमारा घर बनवा दीजिए या हमारे बेटे का एडमिशन करवा दीजिए, इसलिए जाते हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं आप भी? छत्तीसगढ़ के लिए वो सौगात मांगने जाते हैं जो केंद्र के नाम से लेते हैं और छत्तीसगढ़ में वाहवाही लूटते हैं अपने नाम से। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। किसी माध्यम से तो आप हाथ पे हाथ धरे ना बैठिए, कहिए कि ये जो योजनाएं आई हैं केंद्र सरकार ने पैसा दिया है तब ये विकास हो रहा है। आप कहिए ये बात जनता के बीच जाकर के। हम तो केंद्र मंत्री जितने आ रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं। हाँ। आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, जो 9 साल का काम हुआ है छत्तीसगढ़ शासन में जितने भी काम हुए हैं, यदि केंद्र सरकार ने पैसा दिया तो वो जनता को बताएंगे और आज भी बताता है, कल भी बताने वाली बात नहीं है। परंतु मेरे कहने का मतलब है ठीक है सर, हमारे पास समय नहीं है, माफ कीजिएगा। नारायण शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है नारायण शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से सर, जल्दी से। बिल्कुल, बार बार इशारा हो रहा है। जागृत जी से पूछना चाहता हूँ कि ये नेशनल हाईवे हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, इनमें बहुत सारे गड्ढे हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं, जितने नेशनल हाईवे हैं। क्या आप प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हमारी सड़कें ठीक हो जाएं, जिससे दुर्घटना ना हो? भाई साहब, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत की यदि कुछ
सड़कें खराब होंगी उनको बनवाने का अपन प्रयास बिल्कुल करेंगे। सर पहले छत्तीसगढ़ का प्रयास कर लीजिए, सर पहले छत्तीसगढ़ का प्रयास कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, घड़ी की सुइयां बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को रायपुर दौरा है, यानी कि छत्तीसगढ़ दौरा है, और इस दौरे को लेकर तकरार हो रही है। तकरार इस बात को लेकर हो रही है कि वो इस चुनावी वर्ष में आ रहे हैं, लेकिन क्या सौगातें ला रहे हैं इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इससे जनता को क्या लाभ होने वाला है इस पर भी चर्चा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे चुनावी दौरा हो या फिर राजकीय दौरा हो, दौरा होना चाहिए, लेकिन इस दौरे से जनता का लाभ होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।